Good afternoon to all of you, and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC in हिंदी। अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके कोर्स को पॉइंट्स है। अगर हम लोग प्लस का देखते हैं तो लाइक क्लास बहुत ही ज्यादा कितना हो जाएगा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री देखते हैं आप लोग फटाफट हम लोग भारत की स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे और जो भी नए बच्चे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। और जो भी नए बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस क्लास में जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास को पहले आप कर लो, उसके बाद प्रीवियस क्लास में जाकर उसको जरूर फुल एंड फाइनल कंप्लीट करना आप सभी लोग, क्योंकि जब आप कंप्लीट करोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारत की स्वतंत्रता संग्राम को अगर हम देखें इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम टोटल हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं। सबसे प्रथम चरण अगर देखा जाए, प्रथम चरण सबसे प्रथम चरण अगर हम लोग पढ़ते हैं या सबसे प्रथम चरण पे नजर डालते हैं तो ये कब से लेकर कब तक होता है? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। कब से लेकर कब तक? तो 1885 से लेकर, अच्छा आप भी नहीं है, चलिए तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक यह भारत का प्रथम चरण है। और भारत का प्रथम चरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हर एक पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फैक्ट्स भी लेकर चलता हूं और कंसेप्ट भी लेकर चलता हूं, इसीलिए दोनों के लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं सेकंड चरण के लिए, द्वितीय चरण के लिए, ठीक है। सेकंड चरण, तो सेकंड चरण की शुरुआत कब से हो जा रहा है? 1905 से लेकर 1919 तक, ठीक है, या सेकंड चरण की शुरुआत है। किसी किसी किताब में आप लोग देखोगे 1915 को भी माना गया है कि सेकंड चरण का है, जब गांधी जी का भारत में आगमन हो जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को सोचो, गांधी जी ने आने के साथ ही क्या आंदोलन शुरू कर दिया था? क्या नहीं ना। भारत भर में 2 साल लगा, 17 में और 18 में उन्होंने भारत में शुरुआत किया, लेकिन भारत लेवल पे 19 में उन्होंने अपना शुरुआत किया था आंदोलन। इसीलिए 1919 से देखते हैं, ऑथेंटिक अगर देखा जाए तो 1919 वाला पॉइंट क्या होगा? सही होगा। और इसके बाद हम आते हैं तृतीय चरण, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम को, भारत की स्वतंत्रता संग्राम को टोटल हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उदारवादी चरण के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? उदारवादी चरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उदारवादी चरण का मतलब यहां पर यह हुआ एक प्रकार का ऐसा चरण, एक प्रकार से ऐसा चरण जिसमें लोग विद्रोह करने के बारे में, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के बारे में नहीं सोचते थे। वह लोग हमेशा अंग्रेजों के पास विनम्र स्वभाव से जाते, अपने प्रतिवेदनों को देते, अंग्रेज उसको क्रूरता से फाड़ देते उनके प्रतिवेदन को, और वो स्माइल देते हुए लौट आते। फिर अगले साल एक अपना प्रतिवेदन देकर जाते और फिर अंग्रेज वैसे ही फाड़ देते, क्योंकि इनका यह मानना था, उदारवादी चरण का यह मानना था, यह बार-बार अगर इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो कभी ना कभी अंग्रेज हम पे दया करके हमारी मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तब कुछ चरण आता है, वो लोग बोलते हैं कि देखो भैया आपने इतना ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया, इतना ज्यादा आप सपोर्ट किए और इतना विनम्र स्वभाव आपने दिखाया, क्या अंग्रेजों ने आपकी बात को माना? तो नहीं माना, उल्टा अंग्रेजों ने बंगाल का विद्रोह कर दिया। तो जो बंगाल का विभाजन कर दिया, तो बंगाल का जो विभाजन कर दिया ये आपके ही कारण किया। तो इसलिए अच्छा सृष्टि गुप्ता आप 8 क्लास में है अभी, ठीक है। यहां इसलिए अब यहां पर क्या है? दूसरे चरण की शुरुआत हो जा रही है, और वो चरण कौन सा है? उग्रवादी चरण। कौन सा चरण है? तो उग्रवादी चरण है। यह सेकंड चरण का शुरुआत हो रहा है। और यहीं पे देखा जाए तृतीय चरण, तो तृतीय चरण कौन सा है? गांधीवादी चरण है। पूरा का पूरा अब 19 तृतीय चरण कब से लेकर कब तक? 19 से लेकर 47 तक यह चरण जब हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय पूरे भारत लेवल पर सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए थे, जो सबसे ज्यादा प्रभाव रखे हुए थे, वह कौन से थे? महात्मा गांधी थे। यही रीजन है कि इस चरण को क्या बोला गया है? इस चरण को कहा जाता है गांधीवादी चरण। क्या बोला जाता है? गांधीवादी चरण बोला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि जो उदारवादी चरण है इसमें कौन कौन से नेता सम्मिलित थे, इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, इसमें जो नेता थे नेताओं के बारे में भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है, निम्न में से कौन सा उग्रवादी नेता नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन करके हमारे पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग ख्याल रखिएगा। दादा भाई नौरोजी इसमें, थैंक यू रंजन जी, दादा भाई नौरोजी। तो जो दादा भाई नौरोजी जी थे वह उदारवादी चरण से थे। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो महादेव गोविंद रनाडे, यह भी कौन से चरण से जुड़े हुए हैं? उदारवादी चरण से। गुड आफ्टरनून जी मुस्कान, ठीक है। यहीं पे देखा जाए फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता भी जो थे वह किससे जुड़े हुए थे? यहीं पर देखा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह भी किससे जुड़े थे? आपके उदारवादी से जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी इसी से जुड़े हुए थे। और एक नाम और मैं आप लोग को बताऊं, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी भी जो थे ये भी आपके उदारवादी चरण के नेता थे। और ये सभी नाम एक एक बार दो बार अगर आप लोगों के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है ना, तो एक एक बार नहीं, अभी जीएस पेपर फर्स्ट वाला हिस्ट्री मेरे द्वारा वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट मैं करवा दूंगा जीएस पेपर फर्स्ट का मुस्कान। ये प्रीलिम्स लेवल के लिए, ये जो क्लास में ले रहा हूं ये प्रीलिम्स लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। तो याद रखिएगा उदारवादी चरण में ये सभी नेताओं का नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये नाम हम लोग से बार-बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नेता उदारवादी चरण से है और या निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी चरण से संबंधित है, यह हम लोगों से बार-बार पूछा गया, इसलिए आप लोग को याद रखना है। दूसरा अगर हमसे पूछा जाए कि उग्रवादी चरण के नेता कौन-कौन से रहे, तो उग्रवादी चरण के नेता जो क्रांतिकारी स्वभाव पे ज्यादा विश्वास रखते थे वह कौन से आते हैं? उग्रवादी चरण के नेता आते हैं। हाँ, लाल बाल पाल कहा जाता है, ठीक है। और भी इनको छोड़ के बाकी भी नेता आते हैं, जैसे एग्जांपल में बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। दूसरा नेता अगर देखा जाए तो अरविंद घोष। तीसरा देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक। इनकी कहानियां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इनको महान कहा जाता है। देखिए जब से अपने जो होता है जो काम कर रहे हो उसके प्रति जब प्यार हो ना, ठीक है, तो आप किसी भी हद तक गुजर जाते हो। जैसे अगर आप लोगों के मन में ये भावना आ जाए ना कि मुझे आईएएस बनना है, 100% आ जाए कि मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी हद तक जाकर तैयारी कर दोगे। लोग बोलते हैं कि 16 घंटा बैठकर पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन जब आपके माइंड में होगा ना तो मुझे आईएएस बनना है, अपने आईएएस का अगर होना, अपने आप को आईपीएस या आईएएस अधिकारी के रूप में जब आप अपने आप को देख रहे होंगे ना, तो वो समय दूर नहीं होगा जब आप 16 घंटे बैठकर पढ़ेंगे और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 8 से 10 घंटा पढ़ाने की क्षमता रखता हूं, आप 16 घंटे क्यों नहीं पढ़ लोगे?
ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रेम हुआ है अपने इस आईएस से, अपने सपने से कितना प्रेम हुआ है। प्रेम अपने सपना से करो, देखो 100% जॉब निकालोगे आप। तो ये तिलक जी वैसे ही थे। आपको जानकर इस बात से आश्चर्य होगा कि पूरा दिन ये करते क्या थे। तो रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करते थे कि आज इस फील्ड में देश के सबसे महानतम लीडर, सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक जी संबोधित करने वाले हैं, आप लोग आइए जुड़िए। समझिए, मतलब पूरे दिन रिक्शे में बैठकर यह सभी को बता रहे हैं कि इस पार्क में आज बाल गंगाधर तिलक आने वाले हैं, और अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? तिलक ही कर रहे हैं। और अपने टाइम पर नहा धोकर अपने सूट बूट पहनकर तिलक जी पहुंच जाते थे भाषण करने। मतलब पूरा दिन अनाउंसमेंट किए और शाम के समय में, भाषण के समय में आकर भाषण भी दिए। इसे कहा जाता है देश के प्रति प्रेम होना और लोगों को जागरूक करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन से नेता होते हैं? लाला लाजपत राय। कौन से हैं? लाला लाजपत राय। और तीसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो वह नेता कौन से हैं? बिपिन चंद्र पाल। कौन से नेता हैं? बिपिन चंद्र पाल। ये सभी के सभी जो नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी नेता आपको दिखाई दिए हैं, सभी के सभी कौन से हैं? उग्रवादी है, अर्थात ग्रंथ वाले तो सबको, लेकिन इनके खून जो है उबाल मारता था, बात बात में मन करता कि अंग्रेजों की कुटाई कर दिया जाए। और ये लोग सोचते कि छोड़ो, कुटाई नहीं करेंगे। ये नरम वाले थे, यानी ठंडे बस्ते वाले थे। ये कुछ भी बोल दो, गाली भी दे दो तो स्माइल करते हुए बोलेंगे धन्यवाद। ठीक है, ये उदारवादी नेता थे। तो दोनों नेताओं में तो हम लोग को समझ में आ चुका है, और एक एक चरण करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? बंगाल के विभाजन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने हिस्ट्री लिया में तो हम लोग को समझ में आ चुका है, और एक एक चरण करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? बंगाल के विभाजन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने हिस्ट्री लिया था शायद बंगाल के विभाजन तक का ही मदन मोहन मालवीय पार्ट नहीं थे। ऐसी बात है प्रिंस जी, इनकी कुटाई हो जाती थी, लेकिन देश के लिए कुटते तो थे ना। अगर बीच में कोई पड़ गया है, एक भी अगर मिल गया, उसकी तो कुटाई लोग अच्छे से कर देते थे ना। चलिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बंगाल विभाजन। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पर बंगाल का विभाजन। अगर बंगाल विभाजन देखा जाए तो हम लोग को पता है कि बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में यह बंगाल का विभाजन किया गया था। और जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो मैंने आप लोगों को सभी वायसराय के बारे में बता दिया है, लॉर्ड कर्जन था। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग से पूछा जाए कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? फ्रेजर। कौन था? फ्रेजर था। और अगर हम लोग से पूछा जाए कि बंगाल के विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? ठीक ना, गृह सचिव कौन थे? तो गृह सचिव कौन से थे? रिस्ले थे। कौन से थे? रिस्ले थे। और जो रिस्ले थे, रिस्ले ने इस बात को घोषणा किया हुआ था कि अविभाजित बंगाल, समझिएगा, इसीलिए इस बात को बोला था कि अविभाजित बंगाल, अविभाजित बंगाल बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, जो विभाजित होने से कमजोर हो जाएगी, जो विभाजित होने से कमजोर हो जाएगी। इनका यह घोषणा यहां पे करना था, इसलिए नहीं इस बात को बोला था। और इसी बात को मानते हुए बंगाल विभाजन की जो योजना है, इस योजना को कब लाया गया? इस योजना को लाया गया था 3 दिसंबर 1905 को। कब लाया गया था? 3 दिसंबर 1905 को इस योजना को लाया जाता है। और इसी योजना के लाए जाने के बाद यह घोषणा हुआ, फूट डालो। हाँ जी, मंगल सिंह जी बताइए आपका सवाल। जब 1885 से शुरू हुई तो क्रांति क्यों? नहीं, मंगल जी शायद आप फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं ना मेरे क्लास से, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, हाँ, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हुआ है। मैं आपका कंफ्यूजन, जैसे मंगल सिंह जी का आप लोग कमेंट नहीं देख पा रहे थे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इनका कहना यह है कि जब उदारवादी 1885 से शुरू हुई थी, तो 1857 में क्रांति क्यों हुई? 1857 में क्रांति क्यों हुई? इस बात को इन्होंने पूछा हुआ है। देखिए, हम लोग अगर 1857 की क्रांति को देखते हैं ना, ये 1857 की क्रांति इसलिए नहीं हुआ था कि भारत को आजाद कराना है, समझना इस पॉइंट को। ये 1857 की क्रांति इसलिए नहीं हुआ था कि भारत को आजाद कराना है, बल्कि इसलिए था कि जो भारत का तो भारत की सेना, जो भारतीय सेना थी, वो भारत की एग्रीकल्चर, कृषि, भारत के लोग, आम लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग। 1857 की क्रांति में मैं आप लोगों को चर्चा किया हूं, एक बार आपको प्लेलिस्ट में वो मेरी क्लासेस को देखिएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं लिखवा दूंगा उसको, ठीक है ना। ये सभी के सभी लोगों में क्या हो गया था? असंतोष हो गया था, असंतोष की भावना आ गई थी अंग्रेजों के प्रति। और यही असंतोष की भावना क्या हुआ? विद्रोह का रूप लिया, और यही विद्रोह क्या कराया? 1857 की क्रांति कराया। ठीक है, वह देश को आजाद नहीं कराना था, अपने आप को आजाद। झांसी की रानी जो लड़ रही थी अपने राज्य को आजाद कराने के लिए, अगर जफर जी बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे तो दिल्ली को आजाद कराने के लिए, हजरत मोहम्मद जो है मान जो लड़ रही थी वो अपने राज्य को आजाद कराने के लिए, बाबू बीर कुंवर सिंह जो लड़ रहे थे वो अपनी जमींदारियों के खिलाफ जो हुआ था उसके लिए लड़ रहे थे। लड़ तो सभी रहे थे, लेकिन अपने हित के लिए लड़ रहे थे। और यही रीजन था कि 1857 की क्रांति क्या हो गया? असफल हो गया। अंग्रेजों ने एक एक करके सभी को क्या कर लिया? पराजित कर दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को देखा कि एक बेहद रूप है, और इन लोगों ने जब यह देखा कि अगर इन फ्यूचर में इस तरीके की दूसरी कोई भी क्रांति हो जाती है तो हमारे भारत में से हमारे पैर क्या हो सकते हैं? उखड़ सकते हैं। यह बात जब अंग्रेजों को पता लगा तो अंग्रेज यही सब थिंकिंग करने लगे कि देखो, कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि एक तरफ कौन से हैं? तो भारतीय नागरिक है, और दूसरी तरफ कौन से हैं? ब्रिटिश है। तो जो भारतीय नागरिक है वह ब्रिटिश को भारत से भगाना चाह रहे हैं, तो कोई बीच में एक ऐसा सेतु होना चाहिए, सेतु का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, एक ऐसा पुलिया होना चाहिए। आपको समझ में आ गया ना? हाँ, सबने अलग अलग टाइम पे किया था। हाँ, एक ऐसा सेतु होना चाहिए, जो सेतु भारतीय नागरिकों को यह बताए कि जो भारत में ब्रिटिश रह रहे हैं, ये भारतीयों की भलाई के लिए ही रह रहे हैं, और जितने भी ब्रिटिश काम कर रहे हैं वो भारतीयों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा सेतु हो, एक ऐसा संगठन हो, या ऐसे कुछ लोग हो जो भारतीयों को अंग्रेजों के बारे में बताएं। और यही रीजन है, इसी सेतु को नजर में रखते हुए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है, तो डफरिन काफी खुश था और भोज खिलाया। इससे आप समझ रहे हैं ना, खुशी से उसने भोज खिलाया। लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने लोग शामिल हुए हैं, ये सभी के सभी पढ़े लिखे समुदाय हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर ये लोग पढ़े लिखे हैं तो विश्व की किताबों को भी, क्रांतिकारी चिंतकों की किताबों को भी पढ़ रहे हैं। तो अगर चिंतकों की किताबों को पढ़ रहे हैं, इनके पास नॉलेज है,
कि ब्रिटिश कौन है। और यही रीजन होता है कि इस समय भोज खिलाता है, पार्टी देता है 86 में भी, और 87 में आते आते यही जो सेतु है यह ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता है। लेकिन यह खिलाफ जो हुआ ना, यह खिलाफ उग्रवादी रूप में नहीं हुआ, यह किसमें हुआ? उदारवादी रूप में हुआ। अब समझ में आ गया मंगल जी, है ना? चलो पहले वाली क्लास में कंप्लीट करा दिया क्या? पहले वाली क्लास में, इससे पहले मैंने जो क्लास ली हुई है ना, कुछ मेरी हिस्ट्री की क्लास आप देखना, सीरीज वाइज बनी हुई है। एक तो 10 घंटे का मैराथन क्लास है जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रांतीय राज्यों के बारे में बताया हूं, और कुछ क्लासेस यहां पर आपको देखिएगा, हिस्ट्री क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके डाली गई है, तो उसको भी आपको एक बार देख लेना। तो बहुत सारे बच्चे उस क्लास को किए हुए हैं, तो अगर मैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पढ़ाता हूं तो उनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम से मैं लेकर चल दे रहा हूं और 1947 तक आजाद करा दूंगा। उनका एक बार में कंप्लीट हो गया, और जिसका नहीं कंप्लीट है उसके लिए फिर से मैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर यहां तक लाकर रख दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहां पर ये क्या हुआ? 3 दिसंबर 1905 को योजना पारित होता है, और योजना कौन सा था? फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। इस योजना को क्या कर दिया गया? पारित किया गया। अब पहली बात तो हम लोग को यह समझना है यहां पर कि जो यह बंगाल विभाजन किया गया था, यह बंगाल विभाजन किस तरीके से किया गया था, समझना। इस लाइन को आप लोगों को किसी दूसरी किताब में नहीं मिलेगा, और पीपीटी से जब आप पढ़ोगे तो पीपीटी के द्वारा इस प्रकार से लिखा हुआ नोट्स भी आप लोग को नहीं मिलेगा। बंगाल विभाजन, उसमें शब्द ज्यादा होंगे, और यहाँ पर एक बार में कंसेप्ट आप लोग का ज्यादा होगा। बंगाल विभाजन, जो बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव रखा गया था ना, यह बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव 2 पार्ट में था, 2 भाग में बंगाल को बांटना था। एक भाग इसका था पश्चिमी भाग, कौन सा? पश्चिमी भाग, और दूसरा जो भाग था वह कौन सा था? पूर्वी भाग। तो बंगाल का जो विभाजन करना था, यह 2 भागों में इसका विभाजन करना था, एक पश्चिमी भाग और दूसरा कौन सा? पूर्वी भाग में करना था। भारतीय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? बंगाल विभाजन। कौन सा है? बंगाल विभाजन, सॉरी, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में करना था। जो पश्चिमी, चलिए कोई नहीं, यहां पे मुझे लगा बंगाल ही लिख रहा हूं और भारत लिख दिया। जो पश्चिमी भारत है, इस पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा किसका था? हिंदू बहुल का। किसका? हिंदू बहुल का होना था। तो अभी भी आप देखते हो ना पश्चिम बंगाल, तो इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था, विभाजन जो किया गया था, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र को करना था, और जो पूर्वी बंगाल था, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश बन चुका है, इसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र करना था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्या है? करना था। अब देखिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्यों? ताकि हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इन दोनों के आपस में क्या हो सके? युद्ध हो सके। अब टोटल अगर हम लोग यहां पर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां देखो, हिंदू बहुल, यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, जैसे अभी वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र? तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, प्लस इसके साथ उड़ीसा जुड़ा हुआ था, प्लस इसके साथ बिहार था, ठीक है ना? ये सभी के सभी जुड़े हुए थे। एक बात जानिएगा, यहां पर जो उड़ीसा और बिहार था ना, जो उड़ीसा और बिहार था, ये एक प्रकार से गैर बंगला भाषी थे, गैर बंगला भाषी। और जो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र किस प्रकार से था? तो यह जो क्षेत्र था यह बंगला भाषी था। कौन सा था? बंगला भाषी। अब देखिए अंग्रेजों ने कितने अच्छे तरीके से अपने दिमाग का यूज किया कि बंगला भाषी को क्या बना दिया? यहां पर अल्पसंख्यक बना दिया, अल्पसंख्यक बना दिया। आप देख रहे हो ना, सबसे कम यहां पर बंगला भाषी हो गए और उनके साथ गैर बंगला भाषियों को मिला दिया, ताकि समन्वय की क्रिया क्या हो जाए? कम हो जाए। एक लाइन तो यहां पर लोगों के द्वारा ये किया गया। दूसरा यहां पर लोगों ने क्या किया? जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र कौन-कौन से गांव से मिलकर बना था? तो इसमें था ढाका, चटगांव, ठीक है ना, ढाका, चटगांव, और तीसरा एक था राजशाही। यह 3 क्षेत्र मिला हुआ था पूर्वी बंगाल के साथ। कौन-कौन सा? ढाका, चटगांव और कौन सा है? राजशाही। 3 गांव जो था मिला हुआ था। यहां पे अगर हम लोग ढाका पे नजर डालते हैं तो ढाका के नवाब हैं जिनका नाम क्या है? आगा खां, या आगा खां, जिन्होंने मुस्लिम लीग का स्थापना कराया था ना, तो ये मुस्लिमों का यहां पर प्रभुत्व ज्यादा हो जाए। हाँ, असम, राजशाही। तो यहां देखना, ढाका के नवाब ने मुस्लिम लीग की गठन किया था, और मुस्लिम लीग का गठन हमें पता है कब? 1906 ईस्वी में। किसके साथ? तो आगा खां प्लस सलीम उल्लाह खां, इनके द्वारा किया गया था। आगा खां और किसके द्वारा किया गया था? सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। यहां एक और चीज हम लोगों को नजर रखने की जरूरत है कि जब बंगाल की टोटल अगर हम लोग जनसंख्या देखते हैं ना, बंगाल की पूरी अगर हम लोग जनसंख्या पर नजर डालते हैं, तो टोटल जो जनसंख्या था उस समय 7 करोड़ 85 लाख था। कितना था? तो 7 करोड़ 85 लाख इसकी जनसंख्या था, पूरा जनसंख्या था, ठीक है ना। अब जो पूर्वी बंगाल को विभाजित किया गया था, इसमें अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या पूर्वी की तरफ कर दिया गया, और बाकी जो है 5 करोड़, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, यहां कितना कर दिया गया था? 5 करोड़ 40 लाख के करीब में जनसंख्या किया गया था। ये जनसंख्या 8 करोड़ 50 लाख के करीब होगा दोनों को जोड़ने के बाद। कितना हो जाएगा? तो 8 करोड़ 50 लाख इनकी जनसंख्या थी। अब देखिए ये जो 3 करोड़ 10 लाख 1906 में नीचे क्या लिखे हैं, तो ये वाला आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। हमें तो साथ मिला ले पीछे क्लास से, आप लोग तो अलग करते हैं ना सर जी, क्लासेस ज्यादा लेना है। तो जो ये पूर्वी भारत में अगर हम लोग जनसंख्या पे नजर डालते हैं, तो पूर्वी भारत में क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख जो जनसंख्या थी, यह जनसंख्या कर दिया गया मुस्लिम जनसंख्या, और उसमें से 1 करोड़ 20 लाख जो जनसंख्या था उसको कर दिया गया हिंदू जनसंख्या। वहीं पर ये वाला 5 करोड़ जो जनसंख्या है, इसमें से 4 करोड़ 50 लाख जो जनसंख्या किया गया यह हिंदू कर दिया गया, और 90 लाख जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कौन सा? मुस्लिम जनसंख्या। देखिए ये आंकड़े आप लोगों को किताब में जल्दी नहीं मिलेगा,
जल्दी ये आंकड़े आप लोगों को किताब में नहीं मिलेगा। ये आंकड़े मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं इसलिए ताकि अगर आप लोग इसको एक दो बार देख लोगे तो आपके माइंड पर ये जरूर जो होता चला जाएगा कि हाँ कितने कितने जो होते जनसंख्या थी और किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा विभाजन किया गया था। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को बंगाल का जो विभाजन हुआ ये समझ में आ गया ना कि जो बंगाल का विभाजन करना था योजना तो आया और किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट करना था। क्या किसी भी बच्चे को यह समझने में प्रॉब्लम हुआ है क्या, या समझ में नहीं आया है? एक बार बताना आप लोग, आ चुका है या नहीं आ चुका है? क्लियर है ना? वेरी गुड। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग किसी को भी समझा सकते हो कि देखो भैया ऐसे देखो अंग्रेजों ने इस प्रकार से बोला था विभाजन करने का और अंग्रेजों ने अगर इस प्रकार से बोल दिया था विभाजन करने के लिए तो क्या यह ठीक ना, यह सही होगा? नहीं ना। विभाजन का निर्णय कब लिया गया? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विभाजन का निर्णय कब लिया गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया था, वेरी गुड मिसू, यह निर्णय लिया गया था 20 जुलाई को। कब निर्णय लिया गया था? तो 20 जुलाई को लिया गया था। दूसरी बात है अब विभाजन का जो निर्णय लिया जा रहा है तो अब विभाजन का क्या होगा? विरोध भी होगा ना। तो विभाजन के विरोध में आंदोलन। तो इस विभाजन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत कब हो जाता है? 7 अगस्त को। आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को आंदोलन की शुरुआत होता है और उस आंदोलन का क्या नाम दिया जाता है? स्वदेशी आंदोलन। हाँ, स्वदेशी के डेट याद रखना जरूरी है पीसीएस के लिए। अगर आप पीसीएस का कोई भी दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, कहीं का भी पीसीएस दे रहे हो ना तो ये डेट याद रखना जरूरी है। तो यूपीएससी के लिए सिर्फ ये कहानियां याद रखना जरूरी है, ठीक ना। तो स्वदेशी आंदोलन की क्या कर दिया गया? आंदोलन की घोषणा कर दिया गया। और जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था यह कहां से किया गया था? यह किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से किया गया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी क्या है? घोषणा कर दिया गया था। ठीक है। विभाजन जो होता है प्रभावी कब हुआ? बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो प्रभावी होता है 16 अक्टूबर को। कब होता है? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन को क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर एक दूसरे को हिंदू और मुस्लिमों ने क्या किया? एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी और इसी कारण उस दिन राखी दिवस के रूप में भी क्या है? मनाया जाता है। विभाजन रद्द कब हुआ? कहने के लिए केवल, लेकिन एक बार दिल में जो कहा जाता है ना, एक बार दिल में दरार पड़ जाता है तो फिर मिलता नहीं है वो। और यही रीजन हुआ कि बंगाल के विभाजन में जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो दिलों में दरार पड़ गया था उसको चाहे आप कोई भी जेपी सीमेंट ले लें या कोई भी सीमेंट लेकर जब मिलाया गया तो मिल नहीं पाया। दरार हमेशा के लिए क्या हो गया? कायम हो गया। तो अब अंग्रेज दुनिया को दिखाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या कर दिया है? विभाजन रद्द कर दिया है 11 में। और किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के द्वारा। जी, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गया इसके बारे में समझ में आ रहा है कि हाँ अब हमें यह भी तो समझना है ना कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में, यह स्वदेशी आंदोलन बहुत बृहद रूप में हुआ था क्योंकि यह जनता के द्वारा आंदोलन किया गया था। और यही रीजन है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी कपड़ों की जो दुकानें होती थी उन दुकानों में या तो आग लगा दिया जाता, नहीं तो उनके सामने धरना प्रदर्शन किया जाता था। इतना तक कि जो अंग्रेजों का नमक का यूज किया करते थे ना उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उनके घर में पंडित जी लोग जाकर या मुस्लिम धर्म के जो आपके हैं मौलाना जी हैं वो लोग जाकर उनके घरों में कोई भी काम नहीं कराते थे। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के द्वारा ही उन पर क्या किया गया? दबाव बनाया जाता। और स्वदेशी आंदोलन यही रीजन है कि अपने समय में सबसे बड़ा और व्यापक रूप लिया हुआ था। लेकिन इसका नेतृत्व करने वालों पर भी डिपेंड करता है कि ना। नेतृत्व अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में जो नेता कर रहे थे वो सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। अच्छा मैं कर दे रहा हूं, सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और वो कौन से थे? तिलक जी थे। और तिलक जी के साथ इनकी पुत्री भी शामिल थी और पुत्री का क्या नाम था? केतला। यह महाराष्ट्र में क्या है? नेतृत्व कर रहे थे। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब और यूपी में अगर देखा जाए तो अजीत सिंह प्लस लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और जयपाल। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में आप क्लास कर सकते हैं। यहां समझ लीजिए पूरा मैंने क्या बताया? विभाजन रद्द हुआ, प्रभावी हुआ, ये सारी चीजें मेरे द्वारा बताया गया। अब मेरे द्वारा यह बताया जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन जो है यह महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री केटलर के द्वारा जो है किया गया था और पंजाब और यूपी में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और जयपाल इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। यही समय है स्वदेशी आंदोलन के समय में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक गीत लिखा गया। और गीत कौन सा था? अमार सोनार बंगला। कौन सा था? अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला मतलब हमारा और आपका बंगला। ठीक है, आप विभाजित नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यही अमार सोनार बंगला जो है यह 1971 में बांग्लादेश का, आप रिवीजन बार बार करते रहिए, याद होते जाएगा। याद करने के लिए हाँ नेशनल एंथम बना बिल्कुल। तो आप देखना इसको जितनी बार आप रिपीट करते रहोगे ना याद हो जाएगा अपने में। तो यही जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना अमार सोनार बंगला, यह राष्ट्रीय जो है नेशनल। अच्छा मेरा प्यारा बंगला। अच्छा आप इतिहास है ना, पश्चिम बंगाल से ना। ठीक है, फिर यहां पर अगर देखा जाए, देखिए यही होता है ऑनलाइन क्लास की खासियत। आप लोग इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से जब आप लोग क्लास लेते हैं तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में मैक्सिमम यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, एमपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं और अब नए जो होते हैं हरियाणा वाले आना शुरू किए हैं आईएएस के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लास लिया जाता है तो मैक्सिमम असम तक के और साउथ में भी कुछ बच्चों का कॉल आता है, महाराष्ट्र से भी आता है। तो अच्छा लगता है कि इंडिया के हर क्षेत्र के बच्चे जो होता है देखते हैं क्लास। अच्छा पूजा आप भी वेस्ट बंगाल से, वेरी गुड। और पंजाब से देखिए, तो ये है ना हमारी संस्कृति। और 1905 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का
अच्छा, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? बनारस अधिवेशन। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब कभी भी आपसे पूछा जाए बनारस का अधिवेशन 1905 में, तो क्या आप लोगों के माइंड पर मेरे द्वारा जो कहानी बताया गया था 1905, 6 और 7 में किस प्रकार से अध्यक्ष बनते हैं, ये कहानी तो सभी बच्चों को याद है ना? वो कहानी तो याद है ना? तो उस कहानी के द्वारा क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि अध्यक्ष कौन बना हुआ था? हाँ, गोपाल कृष्णा गोखले, वेरी गुड। इसका अध्यक्ष कौन से बने हुए थे? तो इसके अध्यक्ष बने हुए थे गोपाल कृष्णा गोखले। इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाए कि इसमें पारित क्या किया गया? इसमें पारित किया गया स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि इनके द्वारा जो स्वीकार किया जा रहा है तो उससे फायदा क्या होगा? देखिए, जो इंडिया लेवल पे जो पार्टी काम कर रही थी ना, टोटल इंडिया लेवल पे जो काम कर रही थी, वह थी आपके ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किसी बात को अगर कहा जा रहा है तो पूरा प्रभावी होगा, इंटरनेशनल इंडिया लेवल पे प्रभावी होगा। यही रीजन है कि आंदोलन कहां चल रहा है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा या बांग्लादेश में सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा इसको स्वीकृत कर लिया गया, यानी कि एक मोहर या ब्रांड का, और अब यह पूरा भारत में क्या हो गया? प्रसारित हो गया। यह था बनारस अधिवेशन में। याद रखना, कभी भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि आपके स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन की स्वीकृति किसमें प्राप्त होता है? तो स्वीकृति किसमें प्राप्त हो रहा है? तो आपके बनारस अधिवेशन में। ये इतना बड़ा और व्यापक रूप से अधिवेशन, ये आंदोलन था कि लोगों ने, बच्चों ने कॉलेज में, यानी कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ने से मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजों की जो कॉलेज, अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। उन बच्चों के द्वारा इस बात तक को मना कर दिया गया कि हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और यही रीजन है कि अब 15 अगस्त 1906 को, कब? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना क्यों किया गया? उसके पीछे रीजन क्या था? तो उसके पीछे रीजन यह था कि जो अंग्रेजों के स्कूल कॉलेजों को छोड़कर बच्चे आ रहे थे, उनको एजुकेशन तो चाहिए ना, उनको ज्ञान तो चाहिए ना, इसके लिए स्कूल और कॉलेज अपना खुद का होना चाहिए ना। और यही रीजन है, यही 1906 ईस्वी में ही, यही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के आधार पर ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया। इसका बंगाल नेशनल कॉलेज की क्या किया गया? स्थापना किया गया। अब समझ लीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब किया जाता है? 1906 ईस्वी में किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, यानी कि प्राच्यवादी शिक्षा का आधार वाला, तो शांति निकेतन के तर्ज पर इसकी क्या किया था? स्थापना किया था। और इसका बंगाल नेशनल कॉलेज का, हाँ जी, आज करंट अफेयर्स की क्लास है 3 बजे, और इसका बंगाल नेशनल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है, जो प्रधानाचार्य जी हैं, वह प्रधानाचार्य किसको बनाया गया? अरविंदो घोष को क्या किया गया? प्रधानाचार्य बनाया गया। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की इस पर क्या है? स्थापना किया गया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए हमें, तो डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई। एक सोसाइटी की स्थापना किया गया, उस सोसाइटी का नाम क्या रहा? सोसाइटी, सब यहां समझ लेना। 1902 ईस्वी में जो सतीश चंद्र थे, उन्हीं के तर्ज पे डॉन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और यह विद्यार्थियों का संगठन था। किसका संगठन था? तो विद्यार्थियों का संगठन था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि डॉन सोसाइटी क्या था, तो आप इतना ही सिर्फ याद रखना, विद्यार्थियों का। एक बार ऑप्शन में दिया हुआ था आपके, तो ऑप्शन वाले पॉइंट्स को भी हम लोग को याद रखना पड़ता है, ताकि हम लोग जब स्किप मेथड करते हैं, यूज करते हैं ना, तो उस समय ये सारी चीजें सामने आ जाता है। तो डॉन सोसाइटी क्या था? विद्यार्थियों का एक समूह था। ठीक है, एक और पॉइंट जान लीजिएगा, रंगपुर नेशनल स्कूल की क्या की गई? स्थापना की गई। और रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब किया जाता है? तो 8 नवंबर 1905 को। कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल कॉलेज की क्या कर दिया गया? स्थापना कर दिया गया। अब देखिएगा, यहां पर एक और जो डॉन सोसाइटी था, डॉन सोसाइटी विद्यार्थियों का एक समूह था, वंदे मातरम के नारे लगाते थे। और इंग्लिश जो टीचर थे, ब्रिटिश जो टीचर थे, उनको कॉलेज में हमेशा, मतलब कहा जाता है ना, उपद्रव करके उनकी बेइज्जती करना, अकेले मिल गए तो पीट देना और कॉलेज छोड़ देना। कॉलेज ही छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? उनके निकालने से पहले क्या करेंगे? हम कॉलेज छोड़ देंगे। हाँ हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। डॉन अभिषेक जी। तो इसी के विरुद्ध में अंग्रेजों के द्वारा, है ना, इसी के विरुद्ध में अंग्रेजों के द्वारा एक सर्कुलर की स्थापना किया जाता है। और वह कौन सा है? क्लाइव सर्कुलर। किसकी स्थापना किया गया? क्लाइव सर्कुलर की स्थापना किया गया। और 10 अक्टूबर 1905 को जो कार्यवाहक, भारत के कार्यवाहक मुख्य सचिव थे, उनका नाम क्या था? RW क्लाइव। तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो क्लाइव सर्कुलर की स्थापना किया गया था, या क्लाइव सर्कुलर का जो शब्द का घोषणा किया गया था 10 अक्टूबर 1905 में, तो भारत के जो कार्यवाहक मुख्य सचिव थे RW क्लाइव, इन्हीं का निर्देश था। इन्होंने निर्देश यह दिया था कि जो भी बच्चा कॉलेज में है, अगर वो स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कॉलेज से बाहर निकाल दो। और इसे क्या कहा गया? क्लाइव सर्कुलर, उसकी घोषणा। याद रहेगा सभी को ना? या भारत के कार्यवाहक क्या थे? भारत के कार्यवाहक जो है मुख्य सचिव थे। तो जब इन्होंने क्लाइव सर्कुलर बना दिया, इनके विरोध में भारतीय लोग भी कम थे क्या? इनके विरोध में एंटी क्लाइव सर्कुलर बनाया गया। एंटी क्लाइव सर्कुलर बनाया गया। एंटी क्लाइव सर्कुलर क्या था? कि तुम निकालो, कॉलेज के बच्चों को निकालो, और हम क्या है? अपने यहां भर्ती करेंगे। समझ रहा है? जिसको जितना तुम निकालोगे उसको उतना ही ज्यादा हम भर्ती करेंगे। जो भी स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा है वो हमारा अपना है, और हम उनको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे और कॉलेज में नामांकन कराएंगे। और इसका स्थापना करने वाले कौन से थे? सचिंद्र प्रसाद बसु। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना,
हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें होता है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने साइकिल का नाम नहीं सुना होगा, सचिंद्र प्रसाद बसु का नाम कुछ टीचर्स के द्वारा छोड़ दिया जाता है, नहीं बताया जाता है। लेकिन आप सोचो अपने से एक बात कि क्या स्वदेशी आंदोलन में और बंगाल के विभाजन में या हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान है या नहीं है? जेब से पैसा खर्च हुआ है, एक बार नाम जान लेने में क्या हुआ है। और फिर इसी के विरोध में एक और बनाया गया, लाइन सर्कुलर। क्या बनाया गया? लाइन सर्कुलर, लाइन सर्कुलर के विरोध में। अब देखिए, इसका जो नारा लगाते थे ना, वैसे बच्चे जो नारा लगाते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है ना। तो वैसे बच्चे जिनको प्रतिबंध कर दिया गया था सरकारी नौकरियों में, वैसे बच्चे जो नारा लगाया करते थे वंदे मातरम का, और जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था गवर्नमेंट जॉब में, उन बच्चों का एक गुट बन गया, उन बच्चों का एक समूह बन गया, और वह समूह क्या बना? लाइन सर्कुलर बना। और वंदे मातरम के बारे में एक लाइन आप लोगों को बता दूं, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन में, आंदोलन के यह क्या था? शीर्षक गीत था। स्वदेशी आंदोलन का मेन गीत जो था वह कौन सा था? आपके वंदे मातरम। याद रहेगा इतना? किसी को कोई डाउट से क्वेश्चन है क्या? किसी के भी मन में, किसी बच्चे के मन में? बताओ अगर कोई डाउट से क्वेश्चन है तो। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे इसमें। अब हम लोग देखते हैं, क्लियर है सभी लोगों को? अब हम लोग देखते हैं एक कमेटी के बारे में, एक कमेटी के बारे में, और वह कमेटी कौन सा है? अरुणडेल कमेटी। कौन सा है? अरुणडेल कमेटी या समिति हम कह सकते हैं। अंग्रेजों को बहुत जल्दी ही यह पता लग गया कि इन बच्चों को दारू पाना काफी मुश्किल होगा। अच्छा, थैंक यू पूजा, दूसरों से अच्छे समझ में आता है, थोड़ा पीछे। अच्छा ठीक है, देखिए ये लिख के समझाता हूं ना, तो आपको देखो बच्चे कितने कम है अभी तक, मात्र 63 बच्चे आए हैं और 30 बच्चे देख रहे हैं अभी कंटिन्यू। तो देखिए यही होता है कि जब कभी हम लोग लिख के पढ़ाते हैं ना, जो यूपीएससी लेवल के लिए है, जो आप लोग के लिए सही है, बच्चे कम हो जाए, लेकिन इतना जरूर विश्वास होता है कि जो भी बच्चा एक बार पढ़ने की आदत डाल लेगा, वह अब ऐसे ही पढ़ेगा और ऐसे ही टीचर को खोजेगा। क्लास के डाउट नहीं होता है, रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम, रिवीजन के टाइम दोबारा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तो इतना तो देख रहे हैं। नहीं समझा सर? प्लीज मेन सपोर्ट अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सर। प्लीज क्लास कंटिन्यू करना, क्लास तो कंटिन्यू है ही, मेरा सारे के सारे क्लास कंटिन्यू है, और इस मंथ में देखना मैक्सिमम मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब इंडियन समिति के बारे में अगर हम देखें, चलिए थैंक यू स्वाधीनता कुमारी। अरुणियल समिति के बारे में अगर देखा जाए तो अरुणियल समिति 1906 ईस्वी में बनी हुई थी, और उस समय अगर हम देखते हैं वायसराय, वायसराय कौन था? तो मिंटो द्वितीय। तो वायसराय कौन सा होता है? मिंटो द्वितीय। अरुणियल समिति ने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी, तो रिपोर्ट सौंपने के बाद उसने कौन सा दिया था? तो राजनीतिक सुधारों के विषय में, सुधारों के विषय में सलाह के लिए इसका क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। और इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा, रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि विभाजित बंगाल को संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने ये कहा कि देखो, जो बंगाल का विभाजन हुआ है, इससे काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है माहौल। अगर आप संयुक्त रूप से कर देते हो तो हो सकता है कि जो आंदोलन इतने बड़े व्याप्तों की व्यापारिक घाटा हो रहा था ना, लोग तो बंगाल में इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या इनके उत्पादों का प्रयोग कर ही नहीं रही थी, और जब इनके उत्पादों का प्रयोग नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या है? काफी ज्यादा ये नुकसानदेह है, या बहुत ज्यादा क्या है? नुकसानदेह है। और यही रीजन हुआ कि इनके द्वारा कहा गया कि जो बंगाल विभाजित हुआ है, इस विभाजित बंगाल को एकजुट करने की क्या है? आवश्यकता है, और उस पर मैक्सिमम बल दिए जाने की आवश्यकता है। ये इनके द्वारा इस बात को कहा गया था। यह कौन सा समिति रहता है? अरुणियल समिति होता है। कौन सा समिति होता है? अरुणियल समिति होता है। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? किसी के मन में कोई प्रॉब्लम या डाउट्स यहां तक नहीं होना चाहिए? चलिए, वेरी गुड, सभी गुड। अब हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं इसमें, ठीक है ना। अरुणियल समिति हम लोगों ने देख लिया ना। अरुणियल समिति के बाद हम लोग एक बार समझ लेते हैं 1906 का एक और पॉइंट। 1906 में किसका गठन किया गया था? तो मुस्लिम लीग का। किसका गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। यही रीजन है कि एक बार हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, तो मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम मुस्लिम लीग को देखें, 1 अक्टूबर 1906 को, 1 अक्टूबर 1906 को 35 मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल आयोग, शिष्टमंडल जो है आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला। लॉर्ड मिंटो द्वितीय से क्या किया? मिला। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मुसलमानों ने राजभक्ति का, मतलब उनके प्रति अपनी वफादारी का शपथ लिया कि हम आपके साथ, हम आपके तरफ हमेशा क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे, ठीक है ना। और जब इन लोगों ने राजभक्ति का वफादारी दिलाया और ये कहा कि हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। अब देखिए अंग्रेज कितनी स्मार्टनेस अपना दिखाते हैं, और अंग्रेज कैसे बोलते हैं कि हमने थोड़े दिया, हमने तो बांटो राज करो की कंसेप्ट ही नहीं लाया, हम लोग तो कभी ये चाहते भी नहीं थे, लेकिन भारतीयों में ही आपस में संयुक्त नहीं था और आपस में वो लड़ रहे थे, तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मांगों की पूर्ति किया। वो जो डिमांड रख रहे थे, हम लोगों के द्वारा उनकी डिमांडों को क्या किया गया? पूरा किया गया। बस यही बातें इनके द्वारा कही गई, क्योंकि मुस्लिम लीग तो स्वयं अपने से जाकर क्या बोल रहा है कि भाई साहब, आगा खां के नेतृत्व में जाकर बोल रहा है कि हम लोग आपके साथ हमेशा वफादार रहेंगे। अच्छा, हम लोग आपके साथ हमेशा क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। आप सिर्फ एक काम कर दो, हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दे दो और पृथक निर्वाचन मंडल करा दो, हमारे लिए अलग से मुस्लिम जो होता है सिर्फ खड़े हो सकते हैं, ऐसे कर दो। यहाँ पर मिंटो द्वितीय काफी खुश हुआ, ठीक है, बकरा हलाल होने के लिए खुद चल के आया हुआ था, खुश हुआ और टीका उका किया, बोला कि मुस्लिम लीग अलग से आप लोग क्या कर लो? स्थापना कर लो, ठीक है। यही में देखा जाए
आगे 30 दिसंबर 1906 को, या मिंटो ने अपनी तरफ से स्वीकृति दे दिया था, तो 30 दिसंबर 1906 को जो ढाका के नवाब थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुआ। नवाब कौन से थे? वकार उल मुल्क, ये वहां के क्या थे? ठीक ना? हाँ, वहां के नवाब थे। इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होता है, और मीटिंग हो जाने के उपरांत ये किया गया कि शमीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग क्या हो गई? अस्तित्व में आई। मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। ये टोटल पॉइंट्स क्या रहा इसकी स्थापना का। अब क्वेश्चन ये, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पूछा जाए संस्थापक तो समीर मुल्ला खां। कौन से? समीर मुल्ला खां। इन्हीं के नेतृत्व में आई हुई है ना, इसीलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन बने, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, इसका पहला अध्यक्ष जो बना हुआ था वो कौन से हैं? वकार उल मुल्क। हाँ, उल मुल्क। अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका नाम है मुश्ताक हुसैन। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसका पूरा नाम है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, हाँ, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, इसका अस्थायी जो अध्यक्ष बने हुए थे वह कौन से? आगा खां। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? आगा खां। और यह अस्थायी अध्यक्ष नहीं, प्रथम भी जो होते हैं अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। इसका सबसे प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो 30 दिसंबर 1907 को सबसे प्रथम अधिवेशन किया जाता है। और कहां पर किया गया? कराची। और इसका अध्यक्ष कौन था? आगा खां। इसके क्या बने हुए थे? अध्यक्ष बने हुए थे। अब अगर मुस्लिम लीग के बारे में और पूछा जाए कि इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहां था, इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहां पर था? इसका प्रारंभिक मुख्यालय था अलीगढ़। कहां पर था? अलीगढ़। और बाद में इसके मुख्यालय को कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? लखनऊ में। इसके मुख्यालय को बाद में लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया। और 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में, हाँ वेरी गुड, यूके, अमीर अली की अध्यक्षता में इसकी एक शाखा खोली गई। एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? अमीर अली के नेतृत्व में इसकी एक शाखा को लंदन में स्थापित किया गया था। ये टोटल इसके बारे में। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर आपके मन में एक पॉइंट आप लोगों को शायद समझ में आ गया कि यह मिंटो द्वितीय से जाकर मिलकर स्वामी भक्ति का और पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड किए थे। इन लोगों ने उस चीज का क्या किया था? डिमांड किया था। अब सोचो, अगर इनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है तो क्या सभी के सभी मुस्लिम इनके साथ जाना चाहेंगे या नहीं? क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी के सभी मुस्लिम इनके साथ जाएंगे? तो आंसर तो यही आएगा कि नहीं, सभी के लोग गद्दार नहीं होते, है ना। तो यही रीजन है कि जो भारत को चाहने वाले मुस्लिम थे, उन वह भी मुस्लिम निकल के बाहर आते हैं। और उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भाई साहब देखो, ठीक है, भाई साहब देखो, हमारे द्वारा आपके लिए अहरार आंदोलन शुरुआत किया गया। यहां पर इसका अहरार आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। और कब किया गया? 1906 में। यह मुस्लिम लीग के विरोध में इस चीज को किया गया था, मुस्लिम लीग के विरोध में किया गया था। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए अहरार आंदोलन क्या है, अहरार आंदोलन क्या है, तो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो, सिवा अभी क्लास 10-15 मिनट और है, 10-15 मिनट ही है, तो बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और अगर पूछा जाए कि अहरार आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन कौन से थे, सबसे मेन नेता कौन कौन से थे, तो अहरार आंदोलन में सबसे मेन नेता आते हैं मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, दूसरा है आपके हकीम अजमल खां, तीसरे हैं आपके हसन इमाम, और इसके बाद अगर देखा जाए तो मौलाना जफर अली खां, ये सभी क्या रहते हैं? ये सभी के सभी राष्ट्रवादी होते हैं। और इन्होंने प्रस्ताव में क्या लिखा था? इनका जो प्रस्ताव था मुसलमानों को, प्रस्ताव भी आप लोग लिख लेना, मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की चटुकारिता नहीं करनी चाहिए, और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। इन लोगों के द्वारा मुसलमानों को, मुस्लिम जो जनसंख्या थी, उन मुसलमानों को यह कहा गया कि आप लोग ब्रिटिश की चटुकारिता ना करें, और आप लोग हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचें। ये सारे पॉइंट्स क्या है? 1906 तक की कहानी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग कितना पढ़े हैं? 1906 तक की कहानी कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1907 से लेकर 1910 तक की कहानी देखेंगे, और फिर 1910 से लेकर 1915 तक की कहानी देखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। इसका पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं। जाने से पहले आप लोगों को एक लाइक का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लास को लाइक